नमस्कार, आप देख रहे हैं lelluraam.com। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना अंतरिम बजट आखिरकार सदन में पेश कर दिया है। इसी विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं ज्योति सिंह जी और साथ ही अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं तपेश चंद्र गुप्ता जी। तो आज इस वीडियो में विस्तार से हम इसी विषय पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बजट से कैसा लगा आपको, बजट से क्या समझ आया इस बार का? देखिए, ये जैसा लोग बाग सोच रहे थे कि चुनावी वर्ष में यह बजट पेश हो रहा है जी। तो इसमें कुछ ऐसा होगा जिसको हम रेवड़ी बांटने की योजना या स्कीम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंतरिम बजट पेश करते हुए सरकार ने विश्वास जाहिर किया कि हम वापस लौट के आएंगे तो जुलाई माह में इसका विस्तृत रूप प्रस्तुत करेंगे। बजट के दौरान ये बातें कही गई। फिर सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की, उसके बारे में भी कहा कि हम इसको नए सिरे से और इसको अच्छे से कार्य करेंगे और युवकों को कहा कि हम आपके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कार्य करेंगे, आपको कर्ज देंगे और कर्ज के ब्याज पे भी कुछ छूट देने का प्रावधान किया। स्टार्टअप के लिए कुछ पैसे की कमी हुई, लोगों को समय पर भुगतान नहीं कर पाया तो उसकी अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया। कोरोना काल के दौरान जो हमें स्वास्थ्यगत समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन चीज़ों को देख के इन्होंने साफ समझा कि अब हमें चिकित्सा के क्षेत्र में और नए आयाम को और नए डॉक्टर्स की आवश्यकता है। इन्होंने उसके लिए भी व्यवस्था की कि हम अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज को और इसके व्यवस्थाओं के शिक्षा कार्य को विकसित करेंगे। वैक्सीनेशन का काम जारी है। बड़े आश्चर्यजनक बयान है कि स्पाइनल कॉर्ड में होने वाली कैंसर जैसी बीमारी के लिए इन्होंने वैक्सीन डेवलप करने की बात कही थी और उसकी व्यवस्थाओं की बात कही। ये चीज़ें बहुत सकारात्मक और परिणात्मक रहा और मैं मानता हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा और उसका लाभ प्राप्त होगा। लोग रोजगार के नाम पे जुमलेबाजी और ये वो कह के अनेक शब्दों से अलंकृत करते थे। सही बात है। इन्होंने कहा रेलवे कॉरिडोर डेवलप होगा। एक रेल चलता है साहब, नया रेल स्टार्ट होता है या नई बोगियाँ बनाते हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, तो एक ट्रेन के पीछे कम से कम 1000 लोगों को रोज़गार मिलता है। चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वह उसके एजेंट, रेलवे टिकट बुकिंग एजेंट हो, चाहे उस पर टीटी का हो, चाहे स्वच्छता कर्मचारी हो, चाहे के वेंडर्स हो। ऐसे करके आप पूरा देखिए तो एक रेल शुरू करने पे और व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने में लगभग 1000 व्यक्तियों को रोजगार मिलते हैं, जो शासकीय हो यह आवश्यक नहीं है। दूसरी चीज, गुप्ता जी, इसी कॉरिडोर से जुड़ा ही मैं एक सवाल करूंगी कि पिछले 1 साल से रेलवे पर ये आरोप लग रहा था कि जानबूझकर जो यात्री गाड़ियां हैं उनको रोका जा रहा है, मालगाड़ियों को अलग से निकाला जा रहा है, लोगों को चिंता नहीं है। लेकिन इस कॉरिडोर के आने के बाद से आपको ये नहीं लगता कि थोड़ा सा स्मूथ होगा और लोगों की जो शिकायत थी सरकार से वो भी कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश है? उद्योग के लिए कुछ चीज़ें अति अनिवार्य होती है। कुछ उद्योग ऐसा है, यदि अगर कोयला समय पे नहीं पहुंचा तो वो उद्योग या भट्टी बंद हो जाएगी और उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए हमको नया एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति को हम भी अपने यहाँ देखते हैं, हमारे यहाँ कोई मेडिकल कॉरिडोर रोड में नहीं है, हम ट्रैफिक जाम करके किसी एक व्यक्ति की जान को बचाने के लिए पूरे ट्रैफिक को रोक कर उसको धड़धड़ाते हुए जाते हैं। यह आपको उदाहरण बॉम्बे में मिला, दिल्ली में मिला। कोई किडनी ट्रांसप्लांट करना है, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, तो ये वैसा तो हर जगह दी जाती है। तो अगर कोई सिख इंडस्ट्री के लिए यदि अगर माल जा रहा है एक कॉरिडोर के नाम पर और उसको जल्दी पास ऑन कर दिया गया तो ये कोई बहुत बड़ा चर्चा का विषय नहीं है। हाँ, विपक्ष उसमें हो हल्ला उठाएगा, मानव मूल्य की कीमत नहीं है, लेकिन कॉरिडोर बनता है, नए कॉरिडोर के बनने से विकसित होगा। और दूसरी चीज़ ये है, इन्होंने हवाई जहाज 1000 हवाई जहाज खरीदने की बात कही है जी। एक हवाई जहाज के खरीदने पर, एक एरोप्लेन के इस्टेब्लिश होने या उसके जब संचालन की बात उठती है, मेंटेनेंस वगैरह की बात उठती है, उसमें मिनिमम 100 लोगों को रोजगार मिलता है। अब ये सोचिए कि आप एक हवाई जहाज पे 100 लोगों को, एक ट्रेन पे 1000 लोगों को, उसके बाद फिर आपने स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के अंतर्गत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत युवकों को दे रहे हैं शिक्षा और उनको रोजगार के लिए क्या बोल रहे हैं, आप अपने व्यापार का चयन करिए, हम आपको प्रशिक्षण देंगे, हम आपको स्टाइपेंड दे देंगे, हम आपको लोन भी दे देंगे, आपको हम ब्याज भी कम देंगे। अब युवक
नौकरी आगे से बढ़ के dependency आएंगे। है, नौकरी से अब वो नौकरी की मानसिकता से हटके स्वरोजगार स्वावलंबी बनने की हो स्वावलंबी जाएंगे। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, इसी में गुप्ता जी देखिए कि महिलाओं को भी इस बार मुद्रा से जोड़ा है। आप हाँ। देखिए कितना करोड़। देखिए पहले भी महिलाएं जुड़ी हुई थी, अब उन्होंने, मैं जो मानता हूं अभी तो पूरा सर्कुलर आया नहीं है, अब इसमें कुछ प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित हो के लिए भी जाएगा। मुद्रा योजना सिर्फ पुरुष के लिए नहीं थी। इस बार केवल महिलाओं को। आप मुद्रा बोल रही हैं तो मुझे वो बार बार कई बार हंसी भी आती है। सरकार की योजनाओं को लोग बाग समझ नहीं पाते हैं। एक बार एक शोध छात्र ने बताया मुझे कि वो मुद्रा योजना पर पीएचडी कर रहा है। अच्छा। तो मैं बोला मैं तो जानता था। मैंने उससे प्रश्न किया तो कौन सी मुद्रा पे कर रहा है? बोले सर अब देखिए ना, फॉरेन एक्सचेंज में जो भी मिल जाए उसी पे बात करेंगे। उससे मैंने 5-7 मिनट उसी के बारे में बात किया। तो उसके बाद फिर मैंने कहा मूर्ख, मुद्रा योजना बोल रहा है तो मुद्रा पैमाना नहीं बोल रहा है या मनी नहीं बोल रहा हो। हाँ। इसका यहाँ पे मतलब है सरकार ने योजना एक का नाम उधार रखा है। स्किल्ड व्यक्ति को, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, इनको अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वो उस करने योजना का के लिए जो योजना पैसे, का नाम जो है। ऋण योजना है उसका नाम मुद्रा है। तो वो अगला आदमी धड़ाम से हुआ तो मामला बिना पढ़े ऐसे पीएचडी करने जाओगे तो सत्यानाश है। तो मोदी जी नई शिक्षा नीति में यही सब चीज़ों को सिखा रहे हैं। ऐसे अब देखिए एक ढर्रा चल रहा था, स्कूल खोलो स्कूल खोलो, स्कूल खोल दिए, टीचर नहीं। आप देख लीजिए कहीं पे भी, पहले अब तक की स्थिति का भी मूल्यांकन कर लीजिए। लोग कहते हैं कि हम और आप, कुछ लोग, समूह के लोग प्रो बीजेपी, प्रो कांग्रेस बात करते हैं। हम लोग राजनीति से ऊपर उठे हुए लोग हैं। जी बिल्कुल। जो दिखता है वो कहते हैं। हाँ। अच्छा, विपक्ष ये आरोप भी लगा रही है ना कि इस बजट में कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी सत्ता में लौटने का उनका जो विश्वास है बस। और वो तो पार्टी फोरम वाले हैं, आम जनता को भी विश्वास है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक कार्ड चल गया, एक ट्रेंड चल गया जो बहुत तकलीफदायक हो गई, मोदी की गारंटी और विकास और लोगों ने विश्वास, भी किया है उस पे। सबका साथ सबका सबका विश्वास। आज देखिए वो इतने विश्वास में खड़े हुए हैं और जनता उसकी आलोचना बजट की बिल्कुल नहीं कर रही है। कोई नए कर में राहत नहीं है पर कर का बोझ भी नहीं है। हाँ। महंगाई का आरोप लगाते हैं। महंगाई, दोनों महंगाई में अंतर होती है। एक महंगाई होती है जो आर्टिफिशियल काला बाजारी इसके नाम पे होता था, जिसके नाम से पुराने समय में बहुत सारी पिक्चरें बनी, बहुत सारे आदिवासियों को लूट खसोट, ग्रामीण महिलाओं का शोषण, ग्रामीणों का शोषण, कृषकों का शोषण। ये फिल्म उस समय के कारनामों का, चरित्र का उजागर करना है। आज के दिन में ऐसा कोई फिल्म आ रहा है क्या? आज के सामने आज ऐसी कोई घटना आ रही है क्या? वक्त के साथ जो सामाजिक परिवर्तन हुआ, आर्थिक विकास के साथ साथ जो धार्मिक भावनाएं पैदा हुई, वो विद्वेष की पैदा नहीं हुई। इस 10 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, लोग चिल्लाते रहे। हाँ, लोगों ने बहुत कहा था कि राम मंदिर बन जाएगा तो आतंक फैल जाएगा, ये हो जाएगा। हुआ क्या? कह रहे थे चुनाव है तो रेवड़ी बटेगी, रेवड़ी बटी क्या? वही मतलब कह रहे हैं ना। कहा जाए कि बुनियादी आवश्यकताओं की, जनता को समझने की, देखिए जनता 30-40 वर्षों से त्रस्त हो गई थी। विकास के नाम पर अस्थायी विकास मिलता था। आज आप सच में ईमानदारी से कोशिश करके देखिए, जितने नेशनल हाईवे बने हैं, आज देखिए वो नेशनल हाईवे के आजू बाजू में दुकान नहीं खुली था। पहले खुलता था, अब नहीं खुल रहा है, पर लोग बाग खुश हैं, हम हाईवे में जा रहे हैं। मोदी जी ने टोल टैक्स भी हैवी लगा दिया, तब भी आदमी हंस के देता है और कहता है बहुत अच्छा रोड बना है और उस रोड से जाना चाहता है। अब देखिए शासन में बैठा हुआ व्यक्ति, मोदी को भूल जाइए, सिर्फ प्रधानमंत्री कहिए। मोदी कह देने से ऐसा लगता है कि हम प्रो मोदी बात कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री कहिए। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई, आजू बाजू में 2 जगह पे कह दिया भाई यहाँ पे आपका स्टॉप रहेगा और यहाँ पे ठेका चलेगा, ये बिकेगा, ये आपके रिलीफ के लिए, ये फ़ोन के लिए। उन्होंने एक व्यवस्था दे दी। आप एक बताइए, इनमें से कोई व्यवस्था असफल हुई क्या? नहीं,
ये आपके सामने प्रश्न कर रहा हूँ, आप मुझसे नहीं यही चीजें विश्वास पैदा कर ये चीजें जो है विश्वास पैदा कर रही है और विकास का पैमाना तय कर रही है। अच्छा गुप्ता जी, जब सड़क की बात चल रही है और इसके विकास की हम बात कर रहे हैं, तो जब मोदी की तस्वीर आई थी लक्षद्वीप की, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लक्षद्वीप में जाके फोटो खिंचा के क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है उसका मैसेज इसमें दे दिया वो पर्यटन विकास का दे दिया। नहीं देखिए, आपको बताऊं, हमारे प्रधानमंत्री जी इतने चतुर हैं इन मामलों में, जिस चीज़ को हाईलाइट करना होता है, जिसको प्लान में लाना रहता है, उसको वो खुद फील्ड में जाके देख लेते पूरी हैं रणनीति के साथ करते और हैं। देखिए, जब तक हम मैदानी क्षेत्र में जाकर उसके अनुभव को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम योजना को सकारात्मक रूप नहीं दे सकते। मेरे पप्पू ने कहा है, मेरे रामू ने कहा है, मेरे साले ने कहा है, मेरे मित्र ने कहा है ना, खुद जाके देखते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार गए, वो राम मंदिर के लिए भी गए, वो चीज़ों को देखा, उसको समझा। आज देखिए उत्तराखंड के क्षेत्र में जो विकास कार्य किया और अन्य क्षेत्रों पे जो विकास कार्य या समुदाय का कार्य किया, वो सब चीज़ें देख लीजिए, वो खुद फील्ड में जाके देखिए। तो इससे टूरिज्म भी तो बढ़ेगा, उसको भी तो और जोड़ टूरिज्म देंगे, बढ़ रहा रोजगार हो है, जाएगा। पूरा विकास कार्य बढ़ रहा है। ये बताइए, जितने बार मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय या अंतरिक्ष के अनुसंधान और वैज्ञानिक अनुसंधान की बात हुई है, वो विज्ञान केंद्र पहुंच के उसका निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं। हाँ, क्या वो वैज्ञानिक की संतुष्टि का आधार नहीं बनेगा? बिल्कुल। क्या वो वैज्ञानिकों के मनोबल को बढ़ाने और प्रोत्साहन या मोटिवेशन जिसको कहा जाए, उसके लिए संबलता नहीं है? यही सब चीज़ें यदि अगर पहले भी होती रहती, दूर से हाथ दिखा के चले जाना और उनके पास करीब जाके कंधे पे मिलना, हाथ रखना, फर्क होता ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, एक चीज जैसे कि आपने इसका किया जिक्र अंतरिक्ष का, मुझे याद है कि एक बार हमारा जो प्रक्षेपण था वह सफल भी हुआ था। हाँ। और शिवन जी हैं जो रो रहे थे, तो आप देखिए उनको ढाढ़स बंधाया उन्होंने और उनके कंधे पे हाथ रखा, और उसी का नतीजा था कि जो दूसरा प्रयास था वो बहुत सफल रहा। देखिए, अपना तो होना चाहिए और ये दिखना चाहिए आपके मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण है, पद लुलुपता नहीं है। इस आदमी ने पद लुलुपता नहीं दिखाई, इससे भ्रष्टाचार के बारे में नहीं सोचा, इससे मेरे आदमी को लाभ मिल जाए ये नहीं देखा। अब आज टेंडर निकालने की प्रक्रिया है, विज्ञापन दे के चीज़ों को करने का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतने स्ट्रांग है। आज आप कहते हो कि अडानी, अंबानी और क्या क्या उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिया। हम अगर 20 साल 30 साल पहले चले जाएं, तो कथाकथित उद्योगपति को संरक्षण किससे दिया? उनके दरबार में पारिवारिक कार्यक्रम में कौन उपस्थित होता था? परंपरा आपने गलत डाली थी, आपका दृष्टि वही था। आज वो दृष्टि पे दूसरा व्यक्ति आ रहा है तो उसकी आलोचना कर रहे हैं और उस समय आप उसकी प्रशंसा करते थे। इससे कभी नहीं कहा कि अडानी को दो, अडानी के कभी कंधे में हाथ नहीं रखा इन्होंने। कई बार होता है कि मित्र भी होते हैं, इनके पारिवारिक मित्र हो सकते हैं, अंबानी जी हों, जिस प्रकार से परिदृश्य दिखता है, तो पारिवारिक संबंध होना अलग चीज़ है। पर क्या उन्होंने लाभ दिया? हर्षद मेहता का 5 करोड़ देने वाला कांड क्या हम भूल जाते हैं? ये सब चीज़ें जो है विवादित है, इस पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। पर आलोचना करते वक्त एक मर्यादित रूप में आलोचना होनी चाहिए। हम एक देश के प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं। आज देखिए, पड़ोसी देश जो हमारे दुश्मन है वो डरे सामने बैठे हुए हैं। जो हमसे घृणित प्रतिस्पर्धा करते थे, आज वो हमारे प्रतिस्पर्धा से बाहर हैं और मुंह ताक रहे हैं कि भारत का गुस्सा कम हो जाए तो हमारा उद्योग और व्यापार पनप जाएगा। भारत स्वावलंबी बनने की चले गया हमारे शोषण के कारण। अब उनको विचार करना पड़ रहा है कि हम भारत के अंदर प्रवेश कैसे करें। दूसरे देश, यूरोपियन देश आज भारत के मोहताज हैं कि भारत हमारी तरफ मुड़े। और जो हमारे प्रधानमंत्री है वो मुख्य रूप से देश के साथ साथ विदेश की बातें भी कर रहा है। उन्होंने कहा ना कि कश्मीर से हम उधर से लेते हुए ईरान इराक से होते हुए यूरोप का रास्ता खोलेंगे। भारत को केंद्रीय बिंदु बनाया, विश्व जगत पे भारत को स्थापित करने का कार्य कर रहा है। एकमात्र देश है जो रूस से भी, मतलब रूस से भी बात कर रहा है और दूसरे देशों से भी बात कर रहा है, अमेरिका से भी बात कर रहा है, चीन से भी बात कर रहा है, और जहां आक्रमण हो रहा है रशिया का वहां पे भी बात कर रहा है और सबके साथ तटस्थता से बात कर रहा है। अच्छा, वैक्सीन भी तो कितने देशों को उस समय उस आपको समय याद कोविड के होगा? समय पहले कोविड था। के समय पे वैक्सीन का जो उन्होंने ट्रेन डेवलप किया, तो
देखिए भी की 3-4 लोगों किस्म की। के वैक्सीन आ गई, ऐसे ऐसी चीज़ जो मदद भी आश्चर्य की अभी दूसरे अभी देशों को अभी लेकर। जो वैक्सीनेशन का वो प्रोग्राम वो शुरू करने वाले हैं महिलाओं के लिए, सर्वाइकल इस कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के वो तो लिए। मैं बताया बच्चों और जी, जी, महिलाओं जी, सबके लिए वही, सर्वाइकल वही। कैंसर का वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो- लोग बाग इस चीज़ को समझने के तैयार हैं। हमने अपने वैज्ञानिकों को उपेक्षित करके रखा था। आप तो कई बार देखते हैं कि वैज्ञानिक के सुसाइड करने का आया, हत्या हो गई, उसका कारण पता नहीं चला, कई सारी चीज़ें ऐसे रहस्यमय तरीके से होती रही, पर ये रहस्यमय कोई भी कार्य नहीं हुआ, नकारात्मक नहीं। देखिए विपक्ष का आलोचना करने का अधिकार है, कर्तव्य उसका उनका तो कर्तव्य है। खैर। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि न सिर्फ विपक्ष बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग भी एक बड़ा तबका है जो, नहीं सर, अब आलोचना के स्थान खत्म हो गया। अच्छा वो आपको आलोचना करना है, बुराइयां करना है, गाली देना है, आप देते रहिए। अरे यार वो विपक्ष का आदमी बोलेगा ही। अब लोगों की मानसिकता ये बदल गई है और वो कहते हैं हमारा सुन लिया, हम लोग भी सुन लेते हैं, भाई बोल अब ले। ये हो जाता है कि अब कोई भी बोलता है तो उसे पहले घोषित कर देता है भाई, कि वो प्रो आज कांग्रेसी हम है। जिस राज्य में बैठे हैं, इस राज्य में पहले दूसरी सरकार थी, जी आज दूसरी सरकार फिर से आ गई। उस समय यहाँ के लोग जब गाली देते थे, साफ शब्दों में हो, कांग्रेस वाले बीजेपी को गाली देते थे, कई बार हम ताली भी बजाते थे, ठीक बोला, सही बात। ठीक है। पर वोट देने की बात आई तो क्या हुआ, पूरा प्रजातंत्र का मूल्य दिख गया। आपने हमारे तालियों का सम्मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया। लोग भटकते रहे। हाँ। लोगों ने समझा, शुरू में तो हमको लग रहा था कि ले जाएंगे, जब देख मालूम हो कि ले जाना नहीं है, निपटाना है, तो लोगों ने उनको निपटा दिया। अच्छा, विपक्ष की बात को लेकर तो होती रहती है आलोचना गुप्ता जी। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि सर्वाइकल कैंसर की जब हम बात कर रहे हैं, आप देखिए कि भारत की आबादी में युवाओं का देश है और युवा लड़कियां अगर इस एज में कैंसर की ये वैक्सीन लगा लेती हैं तो आप ये समझिए कि आने वाले समय में अपने जीवन को पूरी तरीके से सुरक्षित करती हैं। तो एक तरफ कैंसर से आप बचा रहे हैं, दूसरी तरफ साइंटिस्ट को आप मोटिवेट कर रहे हैं कि वो वैक्सीन बनवाएं। ये और वैक्सीन ये मतलब कई व्यापक असर नहीं है नहीं नहीं, इसका। आप नहीं समझ रही हैं। नारी शक्ति हो चाहे युवा शक्ति हो, इस वैक्सीनेशन से बच जाता है तो भारत की शक्ति बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। और ये वैक्सीनेशन अगर सक्सेस रहा तो हम वैक्सीनेशन का अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी प्राप्त करेंगे, बिल्कुल, हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। कई कई और कई एस्पेक्ट पे काम है। जब ऐसे बीमारियों से संघर्ष करते हुए परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता था, वो एक वैक्सीन से सुरक्षित हो जाता। सुरक्षित हो जाएगा। हाँ, कैंसर एक व्यक्ति को होता है पर कैंसर पूरे परिवार को खा जाता परिवार को खा है। ये जाता है। सोचिए, एक वैक्सीनेशन के सिस्टम से पूरा परिवार सुरक्षित हो रहा है, पूरा मोहल्ला हिल जाता है सर उसको कैंसर है। कोई कहता है अरे भाई वो फल लाने बोला तो कैसे पैसा लूँगा यार, कैंसर वाले से वो छोड़ देता था। अब न तुम फल लाओगे न उसके ऊपर एहसान करोगे, वो अपने संबल होके अपना जीवन जिए। देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसे कई वैक्सीन धीरे धीरे इम्पोज होते चले जा रहे हैं। वो बहुत बढ़िया है। एक जो कहा जाए कि जो बायोमेडिकल साइंस को इन्होंने जो डेवलप करने की चीज़ें ठानी है, ये वास्तव में है, दूरदर्शिता है गुप्ता ये जी, बहुत कहीं ना बड़ी कहीं। दूरदर्शिता है। और इसी से जुड़ा, चूंकि हम बीमारी और इस पर चर्चा कर ही रहे हैं, दूसरा एक महत्वपूर्ण जिस तरफ उन्होंने इशारा जरूर किया है, हालांकि जी। जब सरकार आए तो वो कि जनसंख्या जो जनसंख्या नियंत्रण नियंत्रण कमेटी के लिए जो कमेटी गठित होगी, तो क्या इसका ये संदेश है कि आने वाले समय में कोई फिर से ऐसा कानून आए कि हम दो हमारे दो? नहीं, कानून मैं नहीं मानता। कानून अगर आवश्यकता होगी तो बनाएंगे। मैं ज़्यादा कानून बनाने के पक्ष में नहीं हूँ कि आप सीधा चलोगे, उल्टा चलोगे, टोपी पहन के चलोगे, बेल्ट बांध के चलोगे। आदमी को इतना कैद मत करो। आप जब इतने नियम और व्यवस्था की बात कर रहे हो, रोड की व्यवस्था की सेंस की बात कर रहे हो, तो मेरा कहना है व्यक्ति जब कार खरीदता है तो उससे पूछते क्यों नहीं पार्किंग कहाँ करोगे। पार्किंग कहाँ सही करोगे? बात है। आज देखिए सबकी गाड़ी सड़कों में खड़ी है। बिल्कुल, दोनों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर ऑफिस में कॉर्पोरेट सेक्टर के बन रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था तो वहाँ देते नहीं हो, और वो बाहर रखता है तो उसको डांटते नहीं हो। ऐसी दशा में सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए इस प्रकार की योजना चलेंगी तो लाभ नहीं मिलेगा योजना का। पर यहाँ पे बात दूसरी है, यहाँ पे बात हो रही है जनसंख्या नियंत्रण की, बिल्कुल, और यह आवश्यकता है। क्या है कि एक राजनीतिक दृष्टिकोण से एक पैमाना उठा और वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया। जनसंख्या अधिक है उसको आरक्षण उसी अनुपात में। उसी अनुपात में। एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है, दूसरा नंबर ऑफ पॉपुलेशन खोपड़ी गिन के आरक्षण देने की बात है जाति एक समुदाय को। तो मोदी जी ने कहा अब ये नहीं चलेगा। एक लाइन उन्होंने कहा है अब आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होगा, जाति यहाँ पे सिर्फ 3 ही होगी,
जिसमें उन्होंने एक आर्थिक गरीबी को बता मतलब दिया। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि विपक्ष जातीय जनगणना की मांग कर रहा है, तो इधर मोदी जी ने कर दिया कि आर्थिक गरीबी। आधार अब पे ये है- जनसंख्या नियंत्रण की कमेटी बना दी। मेरा जुर्म क्या जो मैं बनिया के घर पैदा हो गया, इनका जुर्म क्या जो आदिवासी परिवार में पैदा हो गया। सही बात। मैं लाख योग्य हूँ, मुझे अवसर नहीं देंगे। वो सामर्थ्यवान है, फिर भी उसके मुंह पे जबरन ठूस ठूस के खिलाओ, सही बात है। उसको कमजोर कर। आज स्थिति यही हो गई, आरक्षण जो वर्ग संपन्न है वो व्यक्ति उसका लाभ पे लाभ लेते चले जा रहा है और वही अपनी संवर्ग का शोषण कर रहा है। बिल्कुल। और फिर से देख जो वास्तव में योग्य और दक्ष व्यक्ति है वो भटकाव में आ गया है, हताश और निराश हो गया है। मेरे सामने कई उदाहरण हैं। एक बच्चा आईएएस के लिए पूरी तैयारी किया, सब कुछ किया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उससे 100-150 कम नंबर वाला व्यक्ति सेलेक्ट हो जाता है। उसकी क्या पीड़ा को समझ रहे हैं आप? तो आपको लगता है आरक्षण कि का इससे नियम समझ में आएगा? 20 साल, 30 साल, 40 साल संविधान के हिसाब से बनाया गया था, वहाँ तक दे देते। और क्या पिछड़े वर्ग के नाम पर जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसको दे देते। जीवन जीने का, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, इसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं, कोई आरक्षण संबंधी है। गरीब व्यक्ति तुम भी आओ, आरक्षण का लाभ लो। वो तो अब ये बहुत हो ही दर्द रहा दे है रहे सर कि पति पत्नी दोनों नौकरी में है, बिल्कुल वो आर्थिक रूप से वो परिवार संबल हो गया संबल है। और वो भी आरक्षण का लाभ है। किसी तरीके से, आरक्षण तो छोड़ दीजिए, किसी तरीके से वो शहरी क्षेत्र में आ जाता है और एक अकेला व्यक्ति कमाता है, उसको गांव में पटक देते हैं। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में भेजता है। एक तो वो गांव में पड़ा है, आर्थिक रूप से एक ही व्यक्ति कमा रहा है, उतना निपुण नहीं है, और दोनों कमाने वाले पति पत्नी शहर में बैठ गए हैं। वो गांव में बेचारा सड़ रहा है और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। दोनों सामर्थ्यवान है, गांव में कोई जाना नहीं चाहता, तो वो पति पत्नी को क्यों नहीं भेज देते? क्यों नहीं भेज सकते? दोनों कमा रहे हैं, दोनों वहां रहोगे, बच्चों को पढ़ाने को तुम बाहर भेज सकते हो क्योंकि दोनों कमा रहे हैं। दोनों कमा रहे हैं। सही बात तो आरक्षण नीति में या ट्रांसफर नीति में कह दिया जाएगा पति पत्नी एक जगह रहेंगे, रहना है, हाँ। और वो शहरी क्षेत्र में आके डट है। और वो जाते हैं। शहरी क्षेत्र में तो ये जो असंतुलन पैदा होता है, तो आर्थिक इसमें कुछ असंतुलन, सुधार होगा गुप्ता जी, आपको लगता है इन सब चीजों से? देखिए ये मैं आज ये कह रहा हूँ, ये नीति मूल रूप से राज्य की होती है और थोड़ा बहुत अंश केंद्र की भी होती है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर भी, हाई कोर्ट के जजमेंट पर भी केंद्रित होता है। पर ये बिंदु जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कह रहे हैं, तो हमें आर्थिक नियंत्रण और आर्थिक संतुलन पर भी विचार करना चाहिए। इसके लिए मैं ये बिंदु रख रहा हूँ। जब उसके बारे में बात उठ रही थी, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, आरक्षण के आधार पर जातिगत या समूहगत स्वरूपों को प्रोत्साहन देने का, उनको बराबरी में खड़ा करने का है। तो बराबरी में खड़ा करते वक्त ये चीज़ भी तो ध्यान दो। सही है। अब आज के डेट में शादी ब्याह, मैं तो इस साल कम से कम 25 शादियाँ अटेंड किया हूँ। 3 ही शादी मिली जो समान जाति और समान वर्ग के हैं। अच्छा 25 शादी अटेंड किया हूँ जिसमें 3 जिस जाति के वो हैं, उस जाति के वो हैं, उस समाज के हैं। बाकी 22 की 22 शादी मैंने देखा जाति के बंधन से ऊपर उठ के। इंटरकास्ट आज कहाँ आप जाति जनगणना की बात कर? जनगणना की बात सही, करते ठीक है। अरे ऐसी जनगणना के करने का औचित्य क्या है? मेरा कहना है, आप क्षेत्रीय आधार पर विकास के पैमाने को नापो, क्षेत्र का विकास करो। अब ये सब की भी आवश्यकता नहीं है सर। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा देते वक्त इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। रायपुर में प्लास्टिक उद्योग बढ़ रहा है या उसकी संभावनाएं दिख रही हैं, तो प्लास्टिक उद्योग से संबंधित रोजगार के अवसरों का शिक्षा प्रशिक्षण दो ताकि वो एम्प्लॉयमेंट ले ले। सही बात, बिल्कुल सही। हमको भविष्य में दिख रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे स्कोप ज़्यादा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस, उसके चीज़ों के अध्ययन अध्यापन अनुसंधान कार्य, इसके प्रोत्साहन की योजना बनाइए। आप आज रेडियो ट्रांजिस्टर और टीवी का या कैमरा रिपेयर का सेंटर बनाएंगे, या आप अभी भी कहेंगे कि भाई हमारा बच्चा जो है मशीन में बैठ के और वो ऑटो पार्ट्स का काम सीखे। अरे आज तो हवाई जहाज़ की बात उठ रही हवाई है, जहाज की बात उठ- आज तो उड़ने वाली कार की कल्पना हो रही है। ऐसे दशा में बच्चों को आप उस तरीके क्यों ले जाओगे? अब ये ब्यूटी पार्लर का ज़माना भी गया। अच्छा अब वो नहीं रहा, उतना तामझाम नहीं रहा। धीरे धीरे वो उद्योग जो है वो बढ़ रहा है। खत्म होते जा रहे हैं। अब उसका नया अब स्वरूप आता आप जा उन्हीं रहा है। चीज़ों में, ट्रेडिशनल चीज़ों में रखे हुए, आपको विकास की गति के साथ
शिक्षा की गति की परिकल्पना करके उस अवसर को भुनाना है। आने वाले समय में डॉक्टरों की समस्या जबरदस्त बढ़ेगी। इसीलिए इन्होंने मेडिकल कह दिया, कॉलेज की बात आ गई। शिक्षा की बात हो गई। इसी वजह से ये विजन होना चाहिए। जब हम इस विजन के साथ काम करेंगे सब, देखिए व्यापार करने के लिए जाते हैं तो व्यापार के लिए कहा जाता है बिजनेस फोरकास्टिंग। कौन सा? सेल्स फोरकास्टिंग, डेवलपमेंट फोरकास्टिंग, मॉडर्नाइजेशन, इक्विपमेंटेशन। मॉडर्नाइजेशन की बात उठती है, आधुनिकीकरण की बात उठती है, डिजिटलाइजेशन की बात उठती है, तब हमारे को कितनी लागत लगेगी उस हिसाब से बजट बना के उसका कार्य किया जाता है। तो ये बजट इसी तरीके से होना चाहिए, ना कि रेवड़ी बांटने वाला। बिल्कुल। और ये बजट प्रस्तुत करके इन्होंने ये चीज़ आज लोगों को रेवड़ी बांटने वाले बजट की योजनाओं को ये दिखा दिया कि अब रेवड़ी बांटना बंद करो, धरातल पर काम धरातल करो, पर दूरदर्शिता जनता आपके के साथ में है। काम करो। जनता आपके साथ हर संदर्भ से जुड़ी चीजें इस बजट में देखने को मिलेगी। चले मैम, तो फिर अब समाप्ति की ओर है। सर बहुत तो देर से आज बजट पे हमको इतनी जानकारी दे रहे हैं उत्कर्ष, हाँ, और वही। इतनी जानकारी कि हम दिन भर भी दिन बात भर करें भी बात सर करें तो बताते कम ही है। चले तो जाएंगे। सर सबसे पहले मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि अरे आपने ठीक है। इस बजट पर हमसे चर्चा की। तो ये थे तपेश चंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने हमसे बजट पर विस्तार से बात की। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए लल्लूराम.com। शुक्रिया।